हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो लोग अच्छे नहीं हैं वो सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो साथियों, दिल्ली में चूँकि सुबह से बारिश हो रही है इसलिए आपको पीछे से आवाज़ जा सकती है, तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा उस डिस्टरबेंस के लिए। वो तो नेचुरल डिस्टरबेंस है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो आइए फिर, आज रिसर्च एप्टीट्यूड का 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड है। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे हर साल यूजीसी या फिर आप एनटीए कह लो, ये लोग 1 से 2 सवाल हमेशा पूछते हैं। इसलिए 1-2 सवाल भी लेंगे हम लोग जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और आज का टॉपिक का हम लोग अध्ययन भी करेंगे। तो आप हमारे साथ कलम और कॉपी ले लें और साथ में आप सिलेबस को रख लें, और प्रीवियस ईयर यदि आप रखना चाहते हैं तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आप लेक्चर को पूरा देखिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर आप वीडियो देखने के बाद आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आते हैं, हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? रिसर्च प्रोसेस के बारे में। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, कि यदि कोई रिसर्च किया जाता है तो उसमें कितने स्टेप होते हैं और किस तरीके से हम लोग स्टेप वाइज काम करते हैं। जैसे आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा काम करते हैं तो वह स्टेप वाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि मिले और पहली मुलाकात में आप लव लेटर दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। देखो, मैं उदाहरण अपने लाइफ से यानी पर्सनल लाइफ से इसलिए लेता हूँ, आप सभी के लाइफ से, अपने लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ सकें, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो देखो, इसी तरीके से यदि आप रिसर्च के फील्ड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टेप वाइज काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप शक्तिमान की तरह अचानक से उड़कर कोई काम कर देंगे। तो आइए फिर, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, उसको देखने की एक कोशिश करते हैं। कोशिश का हम लोग तो कोशिश में बहुत कुछ कर जाते हैं। देखो, टोटल 8 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यह याद रखना है, 8 स्टेप होते हैं। कई किताब में आपको 9 स्टेप भी मिलेगा। जैसे आप CR कोठारी की किताब पढ़ेंगे, CR कोठारी है ना, हाँ ठीक है, CR कोठारी और गौरव गर्ग सर ने मिलकर एक किताब लिखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक। तो उसमें इन्होंने, अब देखो आपके एग्जामिनेशन में यदि आप इससे सवाल पूछ दिया जाए कि बताओ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर जो किताब लिखा गया वो किसने लिखा है, तो ऑप्शन में CR कोठारी वगैरह दे दे। ये देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप हमेशा लगा करके रखना कि कहाँ से सवाल या कितना ज़्यादा हम लोग फैक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। तो कई किताब में आपको 9 स्टेप भी मिलेंगे और कई किताबों में 8 स्टेप मिलेंगे। ध्यान आपको यह रखना है, क्योंकि 8 स्टेप होंगे 9 स्टेप होंगे वो नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक, वह आपसे पूछेंगे ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यह पूछेंगे कि बताओ स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में क्या करते हैं। सवाल उनका इससे रहेगा, सवाल उनका इससे नहीं रहेगा। मैं आपको बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, 8 स्टेप कौन कौन होते हैं एक एक करके हम लोग लिखते हैं, और फिर एक एक स्टेप पे हम लोग एक एक लेक्चर करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही विस्तार में होने वाला है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे नहीं, हम लोग इतना एनफ बात करेंगे कि उस टॉपिक से यूजीसी नेट जहाँ तक सोच सकती है, उनके जो एग्जामिनर जहाँ तक सोच सकते हैं, जितनी संभावनाएं हैं हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ तक पढ़ने की। ठीक, तो आप थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखना। पहला स्टेप की बात करें तो बताओ, आप यदि रिसर्च के फील्ड में जा रहे हैं तो आप कैसे रिसर्च करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप यह करेंगे कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में पहले आप पता लगाएंगे। तो पता कैसे लगाएंगे? टॉपिक तो आपके पास ऑलरेडी है, इतने सारे टॉपिक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेते हैं तो इतने सारे टॉपिक हैं, तो फिर उसमें से कैसे, अब मान लो उसमें से किसी बच्चा का मन है पहले कि हम एंसेंट में करें, किसी का मन है मीडिएबल में, किसी का मॉडर्न में, किसी का वर्ल्ड में।
तो रिसर्च इस तरीके से नहीं होता है। पहली बात तो ये जो आप लोग तरीका लगा रखे हो तरीका गलत है। रिसर्च में हम लोग थीम डिसाइड करते हैं पहले, ठीक है। थीम जैसे का मतलब सोशल या कल्चरल करना चाहते हो, इकोनॉमिकल हिस्ट्री पे करना चाहते हो, या फिर आप कास्ट पे करना चाहते हो, जेंडर पे करना चाहते हो, किसी कम्युनिटी पे करना चाहते हो, किसी ग्रुप पे करना चाहते हो, किसी संस्था पे करना चाहते हो। ये सारे क्या, ये सारे थीम हैं। थीम के बाद आपको पीरियड डिसाइड करना है, ठीक है। थीम के बाद आपको पीरियड डिसाइड करना है, समझ में आ रही बात। उसके बाद एरिया। इस तरीके से हम लोग एक प्रपोजल के लिए सोचते हैं। अब प्रपोजल पे एक अलग लेक्चर कर लेंगे, मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समस्या का पता लगाएंगे कि आखिर वहाँ पर शोध करने की आवश्यकता है, तभी तो उस पर काम करेंगे। और मान लीजिए कि उस पर काम हो चुका है तो फिर उस पर काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं। जैसे आपको पेट में दर्द होता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो वो तो डायरेक्ट दवा नहीं देता आपको ना, पहले वो समस्या का पता लगाता है कि दर्द हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। पेट में हो रहा है, कहाँ पे, माथा में हो रहा है। अक्सर माथा में दर्द देता है युवाओं को, तो वो लोग पता लगाएंगे पहले डॉक्टर की दर्द कहाँ पे हो रहा है, उसके हिसाब से वो दवा देंगे। उसी तरीके से आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं तो सबसे पहले आप पता लगाएंगे कि समस्या है कहाँ पे, ठीक। इसी को रिसर्च की भाषा में कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आप हमारे साथ लिखते चलना, इसी को क्या कहते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की जब बात करेंगे तो इसको हिंदी में आप लिख लीजिए समस्या का पता लगाना। शब्द से लोग खेलते रहते हैं, और लिख सकते हैं अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, ठीक है। अब देखो, जब आप समस्या का पता लगा लोगे तो इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। यह प्राइमरी स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें छोटे छोटे स्टेप हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जब समस्या का पता लग गया तब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे। आप उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको आप पढ़ेंगे, उसको आप समझेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सब ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसको भी आप डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट जुड़ सकते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसको आप डिफाइन करेंगे। और चौथे नंबर पे इसी में आप एक हाइपोथेसिस बनाने का काम करेंगे, ठीक। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेप्स ऑफ रिसर्च का पहला कदम है। समझ में आ रही बात। चलो, अब पहले स्टेज में इतने सारे छोटे छोटे सब स्टेजेस हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग यह जानेंगे कि 8 स्टेज कौन कौन होता है, उसको समझिए। आगे जब हम लोग लेक्चर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए आप उसके लिए एकदम टेंशन मत लीजिएगा, बिंदास रहिए, ठीक है। चलो, ऐसे भी अभी बिंदास ही रहिए, लॉकडाउन का फेज है। बिंदास नहीं रहोगे तो मेंटली ऐसे ही टॉर्चर हो गए हैं हम लोग इतना दिन से रहते रहते। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, यदि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का काम हो जाए तो दूसरा नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। दूसरा काम हम लोग कर सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन का, ठीक है। दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च डिज़ाइन का। हम लोग रिसर्च डिज़ाइन करने का काम करेंगे, ताकि डिज़ाइन जब हम लोग किसी चीज़ का कर लेंगे तो उसके बाद रिसर्च करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं बात को। चलिए, तब समझ पा रहे हो तो फिर इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है। दूसरा स्टेज लिखिएगा रिसर्च डिज़ाइन। इतने सारे किताबों में इतने अलग अलग तरीक़ों से दे रखा है ना रिसर्च डिज़ाइन का। अब देखो, ये फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, लिटरेचर रिव्यू आ गया था। ठीक, कई सारा किताब पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि वहाँ पे दूसरे नंबर पे लिटरेचर रिव्यू करना है, तो वो तो उसी में आएगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि रिसर्च डिज़ाइन नहीं दिया रहे, लिटरेचर रिव्यू रहे, तो सेकेंड स्टेज वो हो सकता है। तो रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पे करेंगे दूसरे नंबर पे। रिसर्च डिज़ाइन किस लिए, जैसे आप घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हैं, घर बनाने से पहले आप घर का डिज़ाइन बनवाते हैं। आप किसी सिविल इंजीनियर दोस्त को पकड़ के लाते हैं जो थोड़ा बहुत कई जगह पे घर वगैरह बनाया है, तो क्या करता है वो पहले एक घर का डिज़ाइन करता है,
ठीक है, आपके पास कितना ज़मीन है उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो आपका रिसर्च का एरिया कितना बड़ा है, आपका जो पॉपुलेशन कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करते हैं रिसर्च को, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो दूसरा स्टेज यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि दूसरे नंबर पे हम लोग रिसर्च डिज़ाइन का काम करते हैं। समझ में आ रही बात? चलो, अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है इस पे ऊपर एक अलग लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कैसे तैयार करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। इसलिए दूसरा नंबर रिसर्च डिज़ाइन, अभी आप बस इतना ही समझो, ठीक है। मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना रिसर्च डिज़ाइन क्यों करते हैं। हाँ, तो आगे करेंगे इस पे एक लेक्चर, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। तीसरे नंबर पे बात करते हैं। अब आपने रिसर्च तो डिज़ाइन कर लिया, समस्या का भी पता लगा लिया, रिसर्च भी डिज़ाइन कर लिया, तो तीसरा काम आप क्या करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो हम लोग करेंगे डेटा का कलेक्शन। क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन। क्योंकि रिसर्च के लिए डेटा चाहिए ना, प्राइमरी डेटा हो, सेकेंडरी डेटा हो या टर्शियरी डेटा हो, जो मिक्स डेटा है, ये इस तरीके के इतने सारे डेटा होते हैं। तो आप डेटा का कलेक्शन जब तक नहीं करेंगे तो फिर आप रिसर्च कैसे करेंगे। तो तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। और डेटा कलेक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेजेस आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डेटा कलेक्शन वाले लेक्चर में डिफाइन करेंगे, इसको विस्तार में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे समझो कि डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग किसी का टेलीफोन पे इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी को पर्सनली उसको मेल कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन को, जिसको आप लोग क्वेश्चनेयर कहते हैं, रिसर्च की भाषा में उसे कहा जाता है। उसके अलावा आप रेडियो पर किसी का इंटरव्यू सुन रहे हैं या किसी इंटरव्यू सुनेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। टेलीफोन पे आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हो। अभी मोबाइल फ़ोन आ गया तो मोबाइल फ़ोन से भी ले सकते हैं। सामने में जा कर के भी आप क्वेश्चनेयर दे करके आप इंटरव्यू ले सकते हैं इस तरीके से, या फिर टेलीविज़न के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, इतने सारे माध्यम से आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन और कितने प्रकार के से कर सकते हैं तो उस लेक्चर में हम लोग करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि तीसरा जो स्टेज होगा वह डेटा कलेक्शन का स्टेज होगा। समझ में आ रही बात? डेटा के भी कई प्रकार होते हैं, तो उस लेक्चर में हम लोग करेंगे, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, मज़ा आएगा आपको, वहाँ पे भी पढ़ेंगे हम लोग तो, ठीक है। चौथे स्टेज की बात करते हैं। अब डेटा का जब कलेक्शन हम लोग कर लिए तो चौथे नंबर पे हम लोग क्या काम करेंगे, डेटा कलेक्शन के बाद हम लोग सैंपल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। चौथे नंबर पे सैंपल लेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ, इसको सैम्पलिंग कहते हैं, आप सैम्पलिंग लिखना, चौथा स्टेज, ठीक है। सैम्पलिंग क्यों? अब देखो ऐसा है कि मान लीजिए कि आप कोई एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, मान लो कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आप मिर्ज़ापुर पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मिर्ज़ापुर के टोटल पॉपुलेशन से एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेंगे, नहीं लेंगे। तो मिर्ज़ापुर के किसी खास कम्युनिटी पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस कम्युनिटी का एक निश्चित पॉपुलेशन है। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आप एक एक व्यक्ति से इंटरव्यू नहीं लेंगे, एक एक व्यक्ति को मेल नहीं करेंगे, एक एक व्यक्ति को क्वेश्चन नहीं भेजेंगे। तब आप क्या करेंगे कि वहाँ पे एज ग्रुप तैयार कर लेंगे, ठीक है। एज ग्रुप तैयार करेंगे और एज ग्रुप के माध्यम से हम लोग उस ग्रुप के कुछ व्यक्ति का चयन कर लेंगे, ठीक है। और उन्हीं के चयन के आधार पे उन्हीं से हम लोग इंटरव्यू लेंगे, उन्हीं से ओपिनियन लेंगे, उन्हीं से जिस तरीके से भी इंटरव्यू करना हो करके हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। और उसी डेटा के आधार पे हम लोग डेटा को एनालिसिस करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे और फाइनल गोल तक पहुंचेंगे, कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो सैम्पलिंग इसीलिए रिसर्च में ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च का एरिया मान लीजिए किसी का बड़ा है तो वह कैसे इतने सारे लोगों का एक साथ कर सकता है, या आपका रिसर्च का एरिया छोटा भी है तब भी आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मिर्ज़ापुर का मैंने बताया कि एक गाँव का ही ले लेते हैं, तो पूरे गाँव का भी आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप जाते हो ना भट्ठा पे, आपका घर बनता है तो ईंटा खरीदने के लिए जाते हो ना, तो ईंट खरीदने के लिए आप जाते हैं तो आप दो चार कहते हैं कि आप सैंपल दिखाओ, ठीक है। और उसके पास जो बेहतर प्रोडक्ट होता है वो आपको सैंपल के तौर पे वो रखता है। जैसे आप जीन्स खरीदने के लिए जाते हैं किसी दुकान में तो आप सैंपल देखते हैं, आप समझ में आ रही बात।
वो जो डमी वगैरह जो बाहर में एकदम खूबसूरत लेडी टाइप से लगी होती है ना, वो सब क्या, वो सब सैम्पलिंग है, समझो। तो रिसर्च में भी बिल्कुल हम लोग ऐसा ही करते हैं, सैम्पलिंग का काम करते हैं ताकि रिसर्च हमारे लिए आसान हो जाए, कम खर्चीला हो और ज़्यादा मेहनत ना हो, ठीक है। ऐसे तो बिना मेहनत का रिसर्च होता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा मेहनत ना हो, आप पागल ना हो जाएं। हमारे एक सीनियर हैं जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो एक बार उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैं तो जानता ही था कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था, मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर के आसपास, तो उनसे पूछा कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया जी। मेरे सीनियर ही थे तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्पेक्ट करना पड़ता था। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब होता है पागल होकर दौड़ना, ठीक है। उससे मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मैंने सुना था, इन्होंने बोला पागल होकर दौड़ना। बोले सुबह से शाम तक मैं पागल होकर दौड़ता हूँ, पीएचडी का मेरा तीसरा साल चल रहा है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें 2-3 साल लगेंगे। तो फिर पता नहीं दिमाग में क्या आया कि मैंने भी तय कर लिया कि चलो हम भी पागल तो हैं ही, अब थोड़ा दौड़ लेते हैं तो पीएचडी कर ही लेते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो रिसर्च में आदमी इतना ना परेशान हो जाता है कि पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से कब पागल होकर दौड़ना हो जाता है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आपको फील्ड वर्क है तब तो आपको बहुत दौड़ना है। यदि आपको घर में बैठने वाला आप टॉपिक ले लिए कि घर में बैठ करके एकदम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इसी बढ़ा दीजिए और आप आराम से बैठ करके पढ़ाई कीजिए, लिटरेचर रिव्यू करते रहिए दिन रात। तो देखिए सैंपल हम लोग क्यों लेते हैं, सैम्पलिंग इसीलिए करते हैं ताकि रिसर्च आसान हो जाए। समझ में आ रही बात। 5वें नंबर पे बात कर लें, 5वें स्टेज की बात। अब देखो सैम्पलिंग में इसके कई तरह के प्रकार होते हैं और किस प्रकार का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, यह सैम्पलिंग वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग 4 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछा जाता है ओनली स्टेप्स ऑफ रिसर्च से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आईसीटी में पूछा जाता है, बताओ बीट बड़ा होता है कि बाइट बड़ा होता है, कि गीगाबाइट बड़ा होता है कि मेटाबाइट बड़ा होता है कि पेटाबाइट बड़ा होता है, इस तरीके से बताओ एमबी जीबी पीबी टीबी, इस तरीके से पूछा जाता है। सेम सवाल यहाँ पर भी पूछा जाता है। 5वें स्टेज की बात करते हैं। 5वां स्टेज लिखिएगा कि जब आप कर लिए, कब, जब सैम्पलिंग कर लिए उसके बाद आप क्या करेंगे, 5वें स्टेज में आप एक प्रपोजल तैयार करेंगे क्योंकि आपके पास अब सब कुछ हो चुका है, ठीक है। 5वें स्टेप में आप क्या करेंगे, एक प्रपोजल तैयार करेंगे। प्रपोजल तैयार करेंगे और प्रपोजल, चूंकि देखो ओरिजिनल जो प्रपोजल होता है वो तैयार करने में 1-1.5 साल लग जाता है और आप जब इंटरव्यू में जो प्रपोजल लेके जाते हो वो 1 सप्ताह में भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको 1 साल के अंदर फाइनल प्रपोजल देना होता है यूनिवर्सिटी में, कि वो तो ऐसा ही था, आप तो मतलब बच्चा थे, वो लेकर के आ गए थे। अब आप अल्टीमेट आपका प्रपोजल जो है अब आप जमा कीजिए, तो 1-1.5 साल लग जाता है ओरिजिनल प्रपोजल आने में, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग प्रपोजल तैयार करते हैं। प्रपोजल में किन किन बात का ध्यान रखते हैं या किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग प्रपोजल वाले लेक्चर में करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। जैसे इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे बनाना चाहिए हमें रिसर्च प्रपोजल और किस तरीके से वो लोग सवाल करते हैं, वो तो उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और 6ठे नंबर की यदि बात करें, यहाँ पे प्रपोजल को कई लोग हाइपोथेसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रपोजल और हाइपोथेसिस में अंतर होता है, इसको हम लोग कवर करेंगे। 6ठे नंबर पे बात करते हैं हम लोग कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब सारा काम हो गया है, डेटा तो हम लोग कलेक्ट कर ही लिए थे, यहाँ पर हम लोग डेटा एनालिसिस का काम करेंगे, ठीक। डेटा एनालिसिस का काम करेंगे, क्या करेंगे, डेटा का एनालाइज करेंगे, डेटा का हम लोग विश्लेषण करेंगे। और उससे पहले जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाने का काम किए थे शुरुआती स्टेप में, याद है, सैम्पलिंग डिज़ाइन में कह रहा हूँ, पहला जब हम लोग यह बात किए थे कि पहले फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल करते हैं, जो ये क्या है, उत्कर्ष गेमर कुछ से कुछ आते रहता है, हाँ। तो पहले नंबर पे जो हमने बात किया था कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल की बात किए थे, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च का, जिसमें हम लोग यह बात किए थे कि किसी भी समस्या का पता कैसे लगाते हैं। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि इसी में एक सब स्टेज है जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे। अब यह समझो कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक अनुमान के आधार पे एक आप कंक्लूजन बनाते हो। अनुमान, कंक्लूजन तो खैर मतलब फाइनल होता है, एक
अनुमान लगाते हैं आपकी डेटा के आधार पे कि ऐसा हो सकता है, वह क्या है, वह आपका हाइपोथेसिस है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा हाइपोथेटिकल मत बनो, ठीक है। मतलब अपने से आप अनुमान लगा लेते हैं ना कि सामने वाला कॉल नहीं उठाया तो ऐसा ही कर रहा होगा, ये सब हाइपोथेसिस है। तो यह दरअसल रिसर्च में भी काम आता है। ऐसे आप कनेक्ट करके देखोगे ना तो आप ऑलरेडी एक रिसर्च स्कॉलर हो बचपन से। अंतर है ये कि आप किसी और के साथ रिसर्च कर रहे थे, अब यहाँ पे इतिहास के साथ करना है, बस बात खत्म है, पलट गई, सब्जेक्ट पलट गया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 7वें नंबर पे क्या करेंगे, जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था उसका टेस्टिंग का काम करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम करेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस को जब हम लोग टेस्ट कर लेंगे उसके बाद 8वें नंबर पे जो लास्ट स्टेज होगा हमारा, उसमें हम लोग यह करेंगे, क्या करेंगे, अब चूंकि हम लोग सारा काम कर लिए हैं, डेटा कलेक्ट कर लिए, डेटा एनालाइज कर लिए, हम लोग प्रपोजल तैयार कर लिए, सैम्पलिंग कर लिए, समस्या का पता लगा लिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस बना लिए थे। अब हम लोग फाइनल, फुल एंड फाइनल यहाँ पर हम लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे, जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, यह हमारा थीसिस कहलाएगा। या यदि आप एमफिल कर रहे हो तो डिसर्टेशन जमा करना होता है, ठीक है। हालांकि आप अमेरिका में पीएचडी करेंगे तो अमेरिका में पीएचडी में डिसर्टेशन जमा करना होता है, और जो एमफिल करेंगे वहाँ से तो वहाँ पे एमफिल में ही थीसिस जमा करना होता है, ठीक है। तो अमेरिका का एजुकेशन प्रणाली और भारत में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि भारत किसको फॉलो करता है, भारत तो यूके के हायर एजुकेशन वाले सिस्टम को या फिर पूरा जो उसका एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करने का काम करता है, ठीक है। तो 8वां जो स्टेज होगा वह कौन सा स्टेज होगा, रिसर्च रिपोर्ट का काम होगा। यहाँ पे हम लोग जो शोध कर रहे थे उसको रिपोर्ट के तौर पे या प्रोपोजल कह रहा हूँ मैं, थीसिस के तौर पे यहाँ पे हम लोग लिखने का काम करेंगे। तो जब शोध लेखन की हम लोग बात करेंगे तो शोध लेखन में हम लोग 3 प्रकार के राइटिंग के बारे में बात करेंगे। एक मतलब ये ऐसा होता है कि आप थीसिस लिख रहे हो तो उसके कई तरह के स्टाइल होते हैं लिखने के। तो वो एक स्टाइल होता है जिसको एमएलए कहते हैं, दूसरा स्टाइल होता है जिसको एपीए कहते हैं, और तीसरा स्टाइल होता है जिसको शिकागो कहते हैं। ऐसे मतलब 60-70 स्टाइल होते हैं, लेकिन उतना पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं, उससे पूछा ही नहीं जाता है। आप चाहे पीएचडी क्यों ना कर रहे हो, यह 3 स्टाइल ही आप जानिए, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो एक रिसर्च करने में यदि स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करें हम लोग तो इतने सारे स्टेप से होकर के एक रिसर्च गुजरता है। इसमें और जैसे आप सीआर कोठारी को पढ़ोगे तो उन्होंने अपने तरीके से इसको बताया है, ठीक है। उसमें एक दो पॉइंट है जो उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, तो उसी को हम लोग एक ही साथ एग्जीक्यूट कर लिए हैं। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपसे एक सवाल इससे पक्का पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से एकदम लिखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा इसको, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि एक एक सवाल से बच्चों का जेआरएफ छूटता है। मैंने देखा है, मेरा एक सवाल से नेट छूटा था, ठीक है, जेआरएफ नहीं, मेरा एक सवाल से नेट छूट गया था, उसके बाद फिर जेआरएफ ही मिल गया। अच्छा था, जेआरएफ मिलने वाला था इसीलिए। अब देखो ना, प्रीवियस ईयर का 1-2 सवाल मैं आपको बताता हूँ जो इससे पूछा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लीजिएगा, एक सवाल मैं देता हूँ आपको। ये है, आपको मिल जाएगा केवीएस मैदान का जो 2nd एडिशन था उसका, उससे मैं किताब ले रहा हूँ। ऐसे आप यह देख लेना, कहाँ से देख लेना, प्रीवियस ईयर यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो देखना आप, जून 2007 का पेपर, ठीक है, जून 2007 का पेपर। एक सवाल आया है कि एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। सवाल समझ रहे हैं, एक शोध जो है, एक शोध समस्या किन कंडीशन में, ठीक है, संभव है। तो देखो इन्होंने ऑप्शन जो दिया है, पहला है उसकी उपयोगिता एंड प्रासंगिकता, रेलेवेंसी। दूसरा इन्होंने जो ऑप्शन दिया वह है जो शोध समस्या है वह खोजने योग्य है। तीसरा इन्होंने कहा है ज्ञान में कुछ नया जोड़ना। और चौथा इन्होंने कहा है उपरोक्त सभी। अब देखो इन्होंने कहा कि बताओ एक जो शोध है, एक शोध किन परिस्थितियों में किया जा सकता है।
तो देखिए शोध जब हम लोग करेंगे तो उस टॉपिक पे करेंगे ना जिसकी उपयोगिता भी हो, क्योंकि हम लोग जब शोध के लिए चयन करेंगे समस्या का तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह जो रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या उपयोग है आगे। क्योंकि यही सवाल आपसे जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके शोध का क्या उपयोग है, उससे क्या मिलेगा, देश को समाज को क्या मिलने वाला है, यूजीसी आपको क्यों पैसा दे 40,000 रुपये पर मंथ, आप बताइए आपके रिसर्च का क्या उपयोग होने वाला है। तो उपयोगिता तो हम लोग जानेंगे ही। उसके बाद रेलेवेंसी, रेलेवेंसी का मतलब प्रासंगिकता। जैसे बहुत सारा चीज़ होता है जिसकी रेलेवेंसी समय के साथ खत्म हो जाती है। जैसे विनोद कांबले एक क्रिकेटर थे तो उनके अब समय के हिसाब से उनका रेलेवेंसी खत्म हो गया है। सचिन तेंदुलकर का रेलेवेंसी अभी भी बना हुआ है, गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया आप लोगों ने, उनका रेलेवेंसी अभी भी बना हुआ है। सबसे ज़्यादा किनका बना हुआ है तो विराट कोहली का है, एक समय था जब धोनी का बना हुआ था, अभी भी है इन लोगों का। ठीक है, तो रेलेवेंसी को भी हम लोग देखते हैं। यह भी देखते हैं कि खोजने योग्य है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो खोजने योग्य नहीं है, तो उस पर आप क्यों रिसर्च करोगे। जो खोजने योग्य है ऑब्वियस सी बात है आप उसी पे रिसर्च करना चाहेंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप किसी भी प्रकार का रिसर्च करेंगे तो उससे आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ तो नया फैक्ट जुड़ेगा ना, नॉलेज में कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐड होगा, तो तय ही है। तो इसका आंसर जो होगा वह डी होगा, चौथा नंबर होगा ऑल ऑफ द एबव। समझ में आ गई बात। देखो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे ना तो आप एकदम फाड़ के रख दोगे। ठीक है, एकदम आप फाड़ के रख दोगे, कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और ले लेते हैं, वह है जून 2006 से। जून 2006 का एक सवाल है, अनुसंधान की दिशा में, मतलब कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च। अब देखो ये लोग कैसे फंसाने का काम किया है, मतलब शब्दों के साथ ये लोग खेलते हैं, क्या नौटंकी है इन लोग का। समस्या का चयन करना लिखा है, समस्या का चयन करना। दूसरा है समस्या का खोज करना, समस्या का खोज करना। और तीसरा है समस्या का पता लगाना। इसीलिए मैंने पता लगाना शब्द पे जोर दिया था ताकि ये लोग फिर से पूछ देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। और चौथा है समस्या का पहचान करना। ये जो है ना पहचान करना और पता लगाना में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वह समस्या का हम लोग पहले पता लगाएंगे। ठीक है, पहले पता लगाओ तो सही कि समस्या है, तभी तो पहचान करोगे। ठीक है, और खोज करना तो बिल्कुल नहीं होगा, समस्या का पहले स्टेप में खोज करना नहीं हो सकता है। और चयन करना, देखो शब्द के साथ ये लोग खेले हैं, इसलिए चयन, खोज, पता और पहचान, इसलिए मैंने पता लगाना बोला था। इसलिए आप थोड़ा बहुत इसलिए कहता हूँ ना कि अंग्रेजी भी पढ़ते रहो, ताकि अंग्रेजी में ये लोग ज़्यादा घुमा नहीं पाएंगे। हिंदी में ये लोग, इनके पास इतना ज़्यादा डिक्शनरी है कि इधर से उधर कर देते हैं बच्चों को, इसलिए आप परेशान मत होना। ठीक है, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे बात करें, इसमें और क्या एक दो सवाल और लें या छोड़ दें? चलो रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ध्यान रखिए। और जो भी साथी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर जिनको कोई भी क्वेरी हो, आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, @गुरु अमृत राज से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे, बात हो सकती है। या फिर आप ट्विटर पे बात कर सकते हैं सेम आईडी के साथ, गुरु अमृत राज से ही @ करके। और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारी मदद मिल सके, उनकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फ़िलहाल अपना ध्यान रखिए और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए।